आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रेमेडी के मरीज की पूरी तस्वीर बनाने जा रहे हैं। सोचिए, एक बच्चा है, थोड़ा चबी सा, जो हमेशा गुस्से में चिड़चिड़ा रहता है, और उसकी हालत यह है कि उसे कोई छुए या उसकी तरफ देखे भी तो वो भड़क जाता है। एलन कीनोट्स के मुताबिक ये तस्वीर हमें सीधे सीधे एंटीमोनियम क्रूडम की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी जीती जागती पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एंटीमोनियम क्रूडम यानी सल्फाइड ऑफ एंटीमनी एक ऐसी रेमेडी है जिसके मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स इतने क्लियर होते हैं कि एक बार समझ लिए तो भूलना मुश्किल है। ये एग्जाम्स और प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो चलिए इस मरीज के कोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि इस चिड़चिड़ाहट के पीछे क्या है, पेट की गड़बड़ी और मन के बीच क्या कनेक्शन है। और वो कौन से पक्के लक्षण हैं जो कहते हैं कि हाँ, ये एंटीमोनियम क्रूडम ही है। बिल्कुल। तो किसी भी मरीज को समझने की शुरुआत उसके कॉन्स्टिट्यूशन से होती है, यानी उसकी बनावट कैसी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है एलन कीनोट्स में, फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ का मतलब है बच्चे और बूढ़े लोग। ये हमें बताता है कि ये रेमेडी उन लोगों पर सबसे अच्छा काम करती है जिनका सिस्टम या तो अभी डेवलप हो रहा है जैसे बच्चों में, अच्छा। या फिर डिक्लाइन कर रहा है जैसे बुजुर्गों में। मतलब जब शरीर सबसे ज्यादा वल्नरेबल या सेंसिटिव होता है। ओके, तो ये वल्नरेबिलिटी वाली बात है। और एलन कीनोट्स में बच्चों और नौजवानों के लिए खासतौर पर लिखा है इंक्लाइन टू ग्रो फैट, मोटे होने की टेंडेंसी। हाँ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। एक मोटा हट्टा-कट्टा बच्चा जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता हो, ये एंटीम क्रूडम का एक क्लासिक इमेज है। राइट। और अगर हम दूसरे एक्सट्रीम यानी बूढ़े लोगों की बात करें तो उनमें एक अलग पैटर्न दिखता है। एलन कीनोट बताता है कि उन्हें सुबह दस्त लगते जो कब्ज में बदल जाते हैं, या फिर दस्त और कब्ज बारी बारी से होते रहते हैं। हाँ। साथ में उनकी पल्स हार्ड और रैपिड होती है। हाँ। ये दोनों ही तस्वीरें एक कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ इशारा कर रही हैं। ओके, ये तो पहला पीस ऑफ द पजल हुआ। एक तरफ चबी बच्चा और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग जिनका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है। अब इस फिजिकल पिक्चर के अंदर झांकते हैं। इनके मन में क्या चल रहा होता है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। सबसे बड़ा और सबसे मशहूर लक्षण है इसका मेंटल स्टेट। बच्चा फ्रेटफुल और पीविश होता है, मतलब हर छोटी बात पर चिढ़ने वाला। और इसका कीनोट है कैनॉट बेयर टू बी टच्ड और लुक्ड एट। उसे कोई छुए या देखे उसे गुस्सा आ जाता है। वो ना किसी से बात करना चाहता है, ना चाहता है कि कोई उससे बात करे। ये तो बहुत इंटेंस रिएक्शन है। मतलब ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, ये एक तरह की एक्टिव अवर्जन है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ गुस्सा है या इसके पीछे कोई और इमोशन भी छुपा है? बहुत जरूरी सवाल है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है। इस चिड़चिड़ाहट के नीचे एक बहुत गहरी उदासी छिपी होती है। एलन कीनोट्स इसे लोथिंग ऑफ लाइफ जैसे शब्दों से डिस्क्राइब करता है। लोथिंग ऑफ लाइफ? मतलब जीवन से नफरत। मरीज बहुत दुखी होता है, रोता रहता है, और यहाँ तक कि उसमें डूबकर सुसाइड करने के ख्याल भी आते हैं। तो एक तरफ जबरदस्त गुस्सा है और दूसरी तरफ उतनी ही गहरी निराशा। कमाल है। मतलब पेशेंट इमोशंस के दो बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पर स्विंग करता है, गुस्से से लेकर सैडनेस तक। और मैंने एलन कीनोट्स में एक और बहुत अजीब लक्षण पढ़ा, इरेजिस्टिबल डिजायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट वर्सेस, तुकबंदी में बात करने की इच्छा। ये सब एक साथ कैसे फिट होता है? और इसमें एक और लेयर है। एक तरफ इतनी उदासी है और दूसरी तरफ एलन कीनोट्स में लिखा है सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट। हाँ। खासकर जब प्यार में निराशा मिली हो, जिसे डिसअपॉइंटेड अफेक्शन कहते हैं। तो सोचिए, एक ही मरीज में चिड़चिड़ापन, गहरी उदासी और चांदनी रात में भावुक हो जाना, ये तीनों मौजूद हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस मरीज की कोर प्रॉब्लम एक तरह की एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है? वो दुनिया को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, ना किसी के देखने को, ना छूने को, और ना ही अपने इमोशंस को। और ये सब एक तरह की इमोशनल इंडाइजेशन के तौर पर बाहर आ रहा है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इमोशनल इंडाइजेशन ही इस रेमेडी का दिल है। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये मेंटल स्टेट हमेशा फिजिकल कंप्लेंट्स के साथ साथ चलता है। जब पेट खराब होता है तो बच्चा और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। ये माइंड बॉडी कनेक्शन एंटीक्रूडम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये बात समझ में आती है। जब इतना इंटेंस इमोशनल स्टेट हो तो इसका असर शरीर पर दिखना तो लाजमी है।
तो बाहर से देखकर क्या पता चलता है कि मरीज इस अंदरूनी तूफान से गुजर रहा है? उसके फिजिकल जनरल्स कैसे होते हैं? उसका शरीर भी उसके मन की तरह ही सेंसिटिव होता है। एलन स्कीनोट्स बताते हैं कि वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठंड लगने से उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अच्छा। लेकिन वो सूरज की गर्मी भी सहन नहीं कर सकते। धूप में ज्यादा मेहनत करने से या आग के पास बैठने से भी उनकी हालत बिगड़ जाती है। मतलब इनका थर्मोस्टैट ही खराब है, न ज्यादा ठंड अच्छी न ज्यादा गर्मी। बिल्कुल। और इस लैक ऑफ बैलेंस का सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल है उनका अवर्जन टू कोल्ड ब्रीदिंग। बच्चा ठंडे पानी से नहाने पर चीखता चिल्लाता है। एलन स्कीनोट्स के मुताबिक ठंडे पानी से नहाने से उन्हें जबरदस्त सर दर्द हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है या महिलाओं में मेंसेस दब सकते हैं। ये एक बहुत ही पक्का गाइडिंग सिम्टम है। एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन है। उन्हें ठंडे पानी से नहाने से नफरत है, लेकिन आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि उन्हें खुली हवा में आराम मिलता है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, ठंडे पानी का जो शॉक होता है वो उनका सिस्टम हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन खुली हवा जो जेंटल और रिफ्रेशिंग होती है वो उन्हें सुकून देती है। अच्छा। तो ये शॉक वर्सेस जेंटल कूलिंग का फर्क है। ये न्यूआंस प्रैक्टिस में बहुत काम आता है। अंडरस्टूड। अब खाने पीने की बात करते हैं। क्या कोई खास क्रेविंग्स होती हैं? हाँ, और ये भी कहानी से जुड़ता है। एलन स्कीनोट्स में साफ लिखा है कि इन्हें एसिड्स और पिकल्स यानी खट्टी चीजें और अचार खाने की जबरदस्त इच्छा होती है। अब ये कितना अजीब है कि जिसका डाइजेशन पहले से ही कमजोर है वो ऐसी ही चीजें मांग रहा है जो पेट को और परेशान कर सकती हैं। ये क्रेविंग भी उनकी अनबैलेंस्ड स्टेट को ही दिखाती है। ओके, तो अब तक की कहानी ये है। एक सेंसिटिव मरीज जिसका मन और शरीर दोनों ही एक्सट्रीम्स को हैंडल नहीं कर पाते। उसे गुस्सा भी ज्यादा आता है और उदासी भी। न गर्मी बर्दाश्त न ठंड, और पेट कमजोर होने के बावजूद खट्टी चीजें खाने का मन करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी कहानी पेट के आसपास ही घूम रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पेट की तकलीफें एंटम क्रूडम का ग्राउंड जीरो हैं, उसका स्फीयर ऑफ एक्शन। और यहीं हमें मिलता है इस रेमेडी का सबसे बड़ा, सबसे पक्का कीनोट, ज़बान पर ए थिक मिल्की वाइट कोटिंग। अच्छा। जैसे ज़बान पर दूध की मोटी परत जम गई हो। एलन स्कीनोट्स कहता है कि ये लक्षण इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मौजूद हो तो एंटम क्रूडम के बारे में सोचना ही सोचना है। ये सफेद जबान क्या ये हमेशा मिलती है, और ये किस चीज का साइन है? ज्यादातर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ ये जरूर मिलती है। ये एक विजिबल साइन है कि अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है। राइट। ये परेशानियां अक्सर ज्यादा खाने से, खासकर ब्रेड, पेस्ट्री, खट्टी चीजें या खराब शराब पीने से होती हैं। एलन स्कीनोट इसे गैस्ट्रिक केटार कहता है। आसान भाषा में पेट के अंदरूनी परत में सूजन और इरिटेशन। इनका पेट बहुत कमजोर होता है और डाइजेशन आसानी से बिगड़ जाता है। और इसके साथ और क्या लक्षण होते हैं? इसके साथ लगातार डकारें आती हैं जिनमें खाए हुए भोजन का स्वाद होता है। एलन स्कीनोट में टर्म है बेल्चिंग टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा। और एनस से म्यूकस का डिस्चार्ज भी एक लक्षण है जो कपड़ों पर पीला दाग छोड़ता है। ये सारे डिटेल्स एक प्रैक्टिशनर को केस सॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है। मरीज ओवर इंडल्ज करता है, उसका डाइजेशन जवाब दे देता है, जिसका सबूत है सफेद जबान, और फिर उसका मेंटल स्टेट, वो चिड़चिड़ापन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। प्रिसाइजली, ये विशियस साइकिल ही एंटम क्रूडम की कहानी है। ये जो अंदरूनी उथल पुथल है, क्या ये जबान के अलावा शरीर पर कहीं और भी दिखती है? मेरा मतलब है स्किन पर। हाँ बिल्कुल, अंदर की गड़बड़ी बाहर स्किन पर भी रिफ्लेक्ट होती है। एलन स्कीनोट्स बताता है कि त्वचा पर एबनॉर्मल ग्रोथ्स की टेंडेंसी होती है। और नाखूनों के बारे में एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। नाखून ठीक से नहीं बढ़ते, ब्रिटल होते हैं, और अगर कोई नाखून चोट लगने से खराब हो जाए, क्रश्ड नेल्स, तो वो मस्सों की तरह स्प्लिट्स में उगता है। ये बहुत ही यूनिक सिम्टम है। और पैरों के बारे में भी कुछ खास लिखा है, राइट? हाँ, और ये बहुत पेनफुल कंडीशन है। पैरों के तलवों पर बड़े सींग जैसे कठोर कॉर्न्स होते हैं। अच्छा। ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि मरीज को चलने में बहुत दर्द होता है, खासकर पत्थर के फर्श पर। ये हमें रननक्यूलिस बल्बोसिस की भी याद दिलाता है, लेकिन एंटम क्रूडम में ये पूरी पर्सनैलिटी पिक्चर के साथ आता है। ये तो बहुत सिंबॉलिक लगता है, जैसे वो इस दुनिया की जमीन पर चल भी नहीं पा रहा बिना दर्द के। उसकी सेंसिटिविटी हर लेवल पर है, इमोशनल, डाइजेस्टिव और अब फिजिकल टच के लेवल पर भी। बहुत अच्छी कनेक्शन बनाई आपने।
It's like the world is literally hurting them, from a simple glance to the ground beneath their feet. और इसी सेंसिटिविटी का एक और उदाहरण है नाक और होंठों के कोनों में दरारें पड़ जाना और पपड़ी जम जाना, जो पेनफुल होता है। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर इसका एक्शन बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, तो अब हमारे पास इस मरीज की लगभग पूरी तस्वीर है। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर आते हैं, जिसे होम्योपैथी में मोडालिटीज कहते हैं। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिनसे मरीज की तकलीफ घटती है या बढ़ती है। ये किसी भी रेमेडी को प्रिस्क्राइब करने के लिए बहुत जरूरी होता है, राइट? बिल्कुल, मोडालिटीज रेमेडी की चाबी की तरह होती हैं। तो एलेन्स कीनोट्स के मुताबिक एग्रेवेशन यानी तकलीफें कब बढ़ती हैं, खाने के बाद, खासकर ज्यादा खाने के बाद, ठंडे पानी से नहाने पर, खट्टी चीजें या शराब पीने पर, और सूरज या आग की गर्मी से। ये सब वही चीजें हैं जिनकी हमने बात की है, ओवर इंडल्जेंस और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। और एमिलियोरेशन यानी आराम कब मिलता है? आराम मिलता है खुली हवा में आराम करने के दौरान और गर्म पानी से नहाने के बाद। यहाँ पे कोल्ड बाथ से एग्रेवेशन और वार्म बाथ से एमिलियोरेशन एक बहुत ही क्लियर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। और आखिर में रिलेशंस की बात करते हैं। अगर कोई प्रैक्टिशनर इस रेमेडी के बारे में सोच रहा है तो उसे और कौन सी रेमेडी से इसकी तुलना करनी चाहिए? पेट की शिकायतों में इसकी तुलना ब्रायोनिया, एपिकैक, लाइकोपोडियम और पल्सिटिला से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पल्सिटिला में भी फैट रिच फूड खाने से एग्रेवेशन होता है, लेकिन दोनों के मरीजों का टेम्परामेंट जमीन आसमान का फर्क है। कैसा फर्क? पल्सिटिला का बच्चा बहुत माइल्ड, जेंटल और वीपी होता है। परेशानी होने पर वो रोएगा और आपकी गोद में आकर दिलासा चाहेगा, उसे सिंपैथी चाहिए। हाँ। और एंटिम क्रूडम का बच्चा वो तो आपको छूने भी नहीं देगा, बल्कि गुस्से में और दूर धकेल देगा। परेशानी के प्रति उनका रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मदद करता है और एलेन्स कीनोट्स में इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी स्क्वेला बताई गई है। तो आज हमने एंटीमोनियम क्रूडम के मरीज की एक पूरी कहानी बुनी। हमने देखा कि कैसे एक चबी चिड़चिड़े बच्चे के पीछे एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सनालिटी छुपी है जो दुनिया को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और इस इनडाइजेशन का सबसे बड़ा सबूत है उसकी दूध जैसी सफेद जुबान। इसके साथ ठंडे पानी से नफरत, खट्टी चीजों की क्रेविंग और पैरों के तलवों में दर्दनाक कॉर्न्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनाते हैं। सोचते हुए इस पूरी चर्चा से एक बात जो मेरे मन में बार बार आ रही है, हम अक्सर गट फीलिंग या गट इंस्टिंक्ट जैसी बातें करते हैं। एंटिम क्रूडम के केस में ऐसा लगता है कि अ गट फीलिंग इज लिटरली अ फीलिंग इन द गट। इंटरेस्टिंग। कि निराशा हो या किसी की अनवांटेड नजर, शायद इस मरीज के लिए पेट को ठीक करना ही उसके मन को शांत करने का पहला कदम है।